हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इस स्लाइड में एडमिशन के डिटेल्स के बारे में मेंशन है, बाकी कोर्स का जो हाईलाइट है उसको दिखाया गया है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा और किसी चीज़ को डिटेल में जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग 2025 नोबेल प्राइज स्पेशली इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, जो ऑलरेडी आपका अनाउंस कर दिया गया है। तो इसको प्राप्त किया है बाय 3 फिजियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट। मैरी ई यूएसए से है, फिर आपके फेडरिक जे यूएसए से है, और सिमोन सागाकुची जापान से है, ओसाका यूनिवर्सिटी से। तो तीनों जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। 2 जन है जो यूएसए से है और तीसरे जो आपके पर्सनालिटी है वो जापान से है। तो अभी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और किस चीज़ के लिए, किस खोज के लिए इनको फिजियोलॉजी में और मेडिसिन या फिर मेडिसिन में नोबेल मिला है वो भी पूछा जा सकता है। ये मिला है बिकॉज ऑफ आपके रिसर्च किया गया है टी सेल थेरेपी, टी सेल के ऊपर। तो अभी टी सेल क्या होता है ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी में 3 तरह के सेल जो पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। तो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करता है, प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और तीसरा जो है वाइट ब्लड सेल जो हमारे जो बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं उसको फाइट करता है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल है उसके अंदर आपके डिफरेंट तरह के सेल होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट है, तो उसी लिम्फोसाइट का एक पार्ट है टी सेल। तो इसी टी सेल के ऊपर क्या है रिसर्च किया गया है। तो ये जो टी सेल है इसका काम क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम का जो पूरा फंक्शनिंग है वो हम इस टी सेल थेरेपी से इस टी सेल से देख सकते हैं। और इसी टी सेल के बारे में आपके सबसे पहले इन 1990s सिमोन सागाकुची जी ने इसके ऊपर रिसर्च किया था। तो इसके बाद आपके टी सेल के अंदर भी जो सब सेल है जिसका नाम यही कहीं मेंशन होगा आपका, ये रहा FOXP3। तो इसके बारे में रिसर्च किया बाकी 2 फिजियोलॉजिस्ट ने, मैरी ई एंड फेडरिक जे साहब ने। तो ये जो रिसर्च हुई इससे ये पता लगा कि जब टी सेल क्या होता है वीक होता है, या फिर इसके जो आपके डिफरेंट सब पार्ट्स हैं जैसे FOXP3, तो ये जब वीक होते हैं तो क्या होता है, बॉडी क्या करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है और अपने बॉडी के अंदर जो आपके अच्छे सेल होते हैं उसको भी किल करने लग जाती है। ऐसे तो आपका जो टी सेल है उसका काम क्या है, जो आपके पैथोजिन है, जो वायरसेस है, उससे लड़ना, उससे फाइट करना, उसको मार गिराना और बॉडी को स्वस्थ रखना। लेकिन क्या होता है जब टी सेल या फिर इसके जो आपके सब कंपोनेंट है FOXP3 ये जब वीक हो जाते हैं तो ये अपने ही बॉडी के जो अच्छे जो सेल होते हैं उसको ये मारने लगते हैं। या फिर आपका सपोज कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो अभी जब समझ लीजिए कि किडनी ट्रांसप्लांट करने जा रहा है या फिर लीवर, तो जब ये ट्रांसप्लांट होता है तो ये टी सेल क्या करती है, उसी को ये आपका अटैक करने लग जाता है। तो ये जो भी आपका इनका अटैक है, टी सेल हो या फिर टी सेल के जो सब कंपोनेंट है, तो ये क्या करती है, बॉडी को अस्वस्थ बनाती है। और इससे क्या है, आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में तो प्रॉब्लम आता ही है, ये इस पे मेंशन है इस लाइन में। इसके साथ आपका टाइप 1 डायबिटीज होना, फिर आपका अर्थराइटिस होना, तो ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं जब टी सेल क्या करती है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, वीक हो जाती है। या फिर इसके जो कंपोनेंट्स है FOXP3 ये जब वीक हो जाती है, और ये जब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है टी सेल या फिर इसके जो कंपोनेंट्स है, तो बॉडी में क्या होता है, कैंसरस सेल जो पैदा होता है। तो कैंसर होता क्या है, आपके बहुत ज़्यादा बॉडी में जो सेल है उसका जनरेशन होना। तो ये जो आपके सेल है जो जनरेट होता है कैंसरस सेल, उसको ये नहीं अटैक कर पाता है,
उल्टा उसको क्या करता है, बॉडी में आपका जनरेट होने में मदद कर देता है जब ये टी सेल स्ट्रांग होता है या फिर इसके कंपोनेंट्स स्ट्रांग होते हैं। तो इसीलिए इससे एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो टी सेल है ये आपका एक बैलेंस में रहना, इसका जो फंक्शनिंग है एक मॉडरेशन में रहना ज़रूरी है। ये अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो कैंसरस सेल को ख़त्म नहीं कर सकता है, उसका जनरेशन में ये उल्टा मदद कर देता है। और वीक होता है तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीज लाइक डायबिटीज़, रिमोथॉइड आर्थराइटिस, इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो अभी इस जो खोज है, अभी ध्यान रखिएगा ये खोज 2024 या 5 में नहीं हुआ कि 25 में इसके लिए अवार्ड दिया गया, ये पास्ट से ही चल रहा है। 1990 से 1995 में फिर इसमें डेवलपमेंट आया। तो 1990 में आपके सागाकुची जी ने आइडेंटिफाई किया टी सेल और उसके सब टाइप को, जैसे CD4+, CD25+। इसके बाद आपके बाकी जो यूएस के दो साइंटिस्ट हैं आपके मैरी ई और फेडरिक जे, इन्होंने FOXP3 को आइडेंटिफाई किया और इसका डेफिशिएंट होने से किस तरीके से आपका जो माइस के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, और ये जो पहला है ये भी माइस के ऊपर ही डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। जो जब माइस के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट किया गया था तो ये देखा गया कि जब FOXP3 डेफिशिएंट होता है तो माइस के अंदर आपकी रैपिड डिजीज ऑनसेट देखी जाती है। तो इसीलिए अभी इसमें ज़रूरी क्या है कि आपकी जो टी सेल है वो मॉडरेशन में होना काफ़ी ज़रूरी है। वीक हुई तो ये ऑटोइम्यून डिजीज को क्रिएट करेगा, ज़्यादा स्ट्रांग हुआ रिक्वायर्ड लेवल से तो ये कैंसरस सेल को जनरेट करने में मदद करते रहेगा, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म नहीं करेगा। तो अभी ये हो गया जो फाइंडिंग है। अभी इस टी सेल का बारे में जब इतना कुछ पता लगा है, इसके जो सबसेट है या फिर सब टाइप है उसके बारे में पता लगा है, तो अभी क्या की जा सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशन लाई जा सकती है टू ट्रीट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग डायबिटीज एंड कैंसर। तो कुछ महीने पहले हमने देखा था कि जो कार टी सेल थेरेपी है वो यूज किया गया है टू टेकल कैंसर, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में, थेरेपी में कार टी सेल थेरेपी का यूज़ किया गया है। तो कार टी सेल थेरेपी में क्या होता है कि टी सेल को आपका बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद इसको कार टी सेल थेरेपी, जो टी सेल है उसको कार टी सेल थेरेपी के जरिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको डिवाइड करके फिर से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और जब ये डिवाइड हो जाता है तो इसका जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो मॉडरेट हो जाता है और उससे क्या होती है, कैंसर जो सेल है उसको खत्म करने में ये मदद करता है। तो इससे अभी क्या है, आप देख सकते हैं कि जो टी सेल का सब टाइप है या फिर टी सेल के ऊपर जो भी स्टडी है उसने किस तरीके से कार टी सेल थेरेपी को जन्म दिया, जिससे कैंसर तरीके के जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक जो रेवोल्यूशनरी चेंज है वो लाया गया है बाय दिस 3 फिजिशियन या फिर आपके जो मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मैरी ई जी, फेडरिक जे जी और सिमोन जी। तो इनका अभी जो आपका डिस्कवरी है ये प्रीलिम्स में नाम पूछा जाएगा इनका, दूसरा किस चीज़ के लिए ये किया गया है, प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि साइमोन सागाकुची जी ने कब ये रिसर्च किया या फिर क्या सब टाइप्स निकाले इसके। फिर ये पूछा जाएगा कि बाकी दो जो यूएस के साइंटिस्ट हैं उन्होंने कौन से आपके सब टाइप निकाले, वो है FOXP3। और ये जब डेफिशिएंट होते हैं तो आपका ऑटोइम्यून डिजीज होता है। और ये किसके ऊपर टेस्ट किया गया है, माइस के ऊपर टेस्ट किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया गया या फिर एनिमल के ऊपर। तो ये हो गया पूरा जो मुद्दा है जो हमने समझा। अभी इसमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी है कि पास्ट में भी ऐसा नहीं है कि ऑटोइम्यून डिजीज के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है। तो पास्ट में भी 1990s में आपके इस जो डिस्कशन जो आपका रिसर्च है ये किया गया है बाय पॉल ई। तो इन्होंने पहले ये सेल्फ जो अटैक है, बॉडी अपने आप को अटैक करना, इसके ऊपर डिस्कशन किया था। फिर 1960 से 80s के अंदर सप्रेसर सेल एरा के ऊपर डिस्कशन हुआ और उसी समय क्या है आपकी टी सेल थेरेपी आइडेंटिफाई हुई थी। और 1990s में हमने देखा कि सागाकुची जी ने टी सेल थेरेपी के ऊपर और रिसर्च किया और डिस्कवरी की CD4+, CD25+ टी सेल को, और इसको माइस के ऊपर भी जो है जांच जो है रिसर्च है वो किया और इसके बाद ये थ्योरी डेवलप हुआ।
उसके बाद हम दे सकते हैं 2000 में FOXP3 का जो एरा आया, जो बाकी दो यूएस के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो टी सेल थेरेपी का जो टी सेल है उसका आपका जो सबसेट है उसको खोज निकाला। और पोस्ट 2010 में देखें तो क्लिनिकल ट्रांजिशन में आ गई। पहले तो ये खोजा गया, उसके बाद अभी क्या हुआ, इसके ऊपर जो हमने लास्ट 2-3 महीने पहले देखा था, कार टी सेल थेरेपी टू ट्रीट कैंसर पेशेंट, तो ये बम्बई में हुआ था, हॉस्पिटल में भूल गया हूँ, तो उसमें ये ट्रीटमेंट हुआ था। तो वो चीज़ हमने देखी थी कि किस तरीके से बॉडी से टी सेल थेरेपी को निकाल के फिर उसको सब डिवाइड करके फिर से बॉडी में एंटर किया जाता है, ताकि बॉडी क्या कर सके, जो कैंसरस सेल है उसको डैमेज कर सके। ओके, तो अभी इसमें बाकी और हम क्या देख सकते हैं, जो मुद्दा है मेन वो मैंने बताया, इसमें वही चीज़ें मेंशन की गई है। तो अभी इसको हम सीधा सीधा देखते हैं कुछ पर्सपेक्टिव से। सोशल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सोसाइटी में जो मिलियंस ऑफ लोग सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑटो ह्यूमन डिजीज, तो उसको ठीक किया जा सकता है, कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। पॉलिटिकली देखें तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो पॉलिसीज हैं, हेल्थ केयर पॉलिसीज, उसके जरिए कार टी सेल थेरेपी को अप्रूव कर सकती है और ट्रीटमेंट प्लान को बना सकती है फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन। लीगली अगर देखें तो कोई भी ट्रीटमेंट में क्या है, अभी जब कोई थेरेपी आता है या फिर कोई थ्योरी आता है तो उससे वो क्या हो जाता है, आपका पेटेंट हो जाता है। तो उस पेटेंट का एक प्रॉब्लम रहेगा, तो गवर्नमेंट को पेटेंट खरीदना पड़ेगा और उस हिसाब से क्या है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है उसको पेटेंट का लाभ देना पड़ेगा, ताकि हमारे देश में भी क्लिनिकल ट्रायल्स की जा सके। एथिकली अगर देखें तो एनिमल के ऊपर जो रिसर्च की जाती है, तो ये कितना दूर सही है या गलत है, वो चीज़ हमें देखना होगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनली अगर देखें तो इस तरीके के जो भी आपके कोलाबोरेशन है, आप देख सकते हैं 3 देशों के साइंटिस्ट के कोलाबोरेशन में ये सभी चीज़ें निकल के आई। इकोनॉमिकली देखें तो ये एक क्या है, मल्टी बिलियन डॉलर सेक्टर को डेवलप कर सकता है इन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इससे स्किल डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एक इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि एथिकली अगर देखें तो जो भी ट्रीटमेंट है वो सभी के लिए अवेलेबल होना इज़ वेरी नेसेसरी, कि सिर्फ अगर अमीरों को ही ट्रीटमेंट मिला, उनको ही एक्सेसिबिलिटी मिली, तो बाकी जो लोग हैं उनके साथ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस होगा इन हेल्थ सेगमेंट। So that government has to take proactive measures to make it available, accessible for all the populations, including marginalized sections of population और poor population। क्योंकि कार्टी सेल थेरेपी के जरिए जो कैंसर ठीक होता है, इट कॉस्ट अबाउट 50 लाख रुपीस, तो 50 लाख रुपए का खर्च इसमें आपको बेयर करना पड़ेगा टू ट्रीट कैंसर बाय दी कार्टी सेल थेरेपी। ओके, तो वो सभी चीज़ों को हमें देखना होगा। अभी ध्यान रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो आपका डेवलपमेंट है वो मैंने ऑलरेडी बताया है, उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखना है, देन इसके डिफरेंट डायमेंशंस आपको मेंशन करने होंगे, और बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन भी दिया है मेंस का, जिसका आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल of today's discussion is global south scientist can bypass red tape by thinking working together। तो अभी इसमें क्या है, स्पेशली केनिया के यूनिवर्सिटी में कुछ डिस्कशन हुआ था, तो उसी का जो आपका जिस्ट है उसको इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो अभी मुद्दा ये है कि जो ग्लोबल साउथ के नेशन है वो साइंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपेयर टू दी ग्लोबल नॉर्थ काफ़ी पिछड़े हुए हैं, या फिर हम अभी भी मार्जिनलाइज कैटेगरी में है। तो अभी क्या है, एक रीजन को डेवलप होने में, एक देश को डेवलपमेंट होने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्पेशली इन साइंटिफिक फील्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका समझ लीजिए कोई प्रोडक्शन हो गया, या फिर सर्विसेज सेक्टर हो गई, मेडिकल हो, या फिर आपका एजुकेशन में हो, या फिर एग्रीकल्चर में हो, या फिर डिफेंस में हो, किसी भी सेगमेंट में सबसे ज़रूरी क्या है कि जो मेथड्स हम प्रोडक्शन के यूज़ कर रहे हैं या फिर सर्विस के यूज़ कर रहे हैं, उसको हम किस तरीके से और डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलप करने के लिए ज़रूरी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जब तक रिसर्च नहीं होगा, नया साइंटिफिक फाइंडिंग्स नहीं होगा, तब तक क्या है, वो रीजन या फिर वो देश ग्रो नहीं कर सकता है। क्योंकि देश को ग्रो करने के लिए जो आपकी साइंटिफिक सेगमेंट में जो रिसर्च है उसको ग्रो करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उस सेगमेंट में वेस्टर्न नेशंस जो है वो हमेशा आगे रहती है,
और अगर हम ईस्टर्न में भी देखें तो जापान, साउथ कोरिया जैसे देश जो है काफ़ी आगे है। क्यों आगे है? बिकॉज ऑफ देयर वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड दैट टू सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। लेकिन वो चीज़ इंडिया में कमी देखी जाती है, या फिर जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनमें कमी देखी जाती है, स्पेशली जो रेड टेप होता है उसके वजह से। तो अभी हर्डल क्या है? स्पेशली ध्यान रखिएगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के लिए सबसे ज़रूरी होती है फंडिंग। तो अभी अगर इंडिया में हम देखें तो इंडिया का जो बजट है उसका अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग देखें तो 0.65% ऑफ आवर जीडीपी है, जबकि यही जो आपका फंडिंग है डिफरेंट डेवलप नेशंस में 2% से ऊपर है, 2 से 5% तक है। और प्राइवेट सेक्टर का जो आपका कोलैबोरेशन है या फिर स्पेंडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में ये क्या है? बहुत अंडर फंडेड है। दूसरा, अभी हमारी जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपका जो फंडिंग हो प्लस जो इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रोक्योरमेंट हो। लेकिन उसके प्रोक्योरमेंट में क्या देखा जाता है? आपका लैग देखा जाता है, डिले देखा जाता है, रेड टेपिज्म देखा जाता है, ओवर रेगुलेशन देखा जाता है। और इसी के वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट जो फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जैसे ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, या फिर आपके DRDO हो या फिर इसरो हो, तो ये सभी रिसर्च में लगी रहती है। जैसे DRDO डिफेंस में रिसर्च करता है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर में रिसर्च करता है, CSIR जो है वो आपके इंडस्ट्रियल लेवल में रिसर्च करता है। तो इनका जो फंडिंग है, इनको जो आपकी इक्विपमेंट चाहिए टाइम बाउंड तरीके से वो नहीं मिल पाती है, जिससे क्या होता है? ये जो भी ग्लोबल साउथ के देश है इंक्लूडिंग इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह जाते हैं। और आज का 21st सेंचुरी का जो समय है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे है, दैट कैन इन्हांस इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, सोशल स्टेटस, ह्यूमन कैपेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, सभी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। तो इसके लिए क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है। और इसमें सबसे क्रूशियल क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग को प्रॉपरली करे, प्रोक्योरमेंट को टाइम बाउंड तरीके से करे, जो रेड टेपिज्म है उसको मिनिमाइज करे, रेगुलेशंस को मिनिमाइज करे, ग्लोबल कोलैबोरेशंस को और फास्टन करे। तो अभी ग्लोबल कोलैबोरेशंस में क्या है? जो आपके डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जो साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट नेशंस के डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है देश में, या फिर उनके वीज़ा को ही रोक के रख दिया जाता है। बहुत सारा आपके रेड टेप या फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स देखने को मिलता है, जो कि क्या है? सही नहीं है देश की आपके डेवलपमेंटल या फिर ग्रोथ की हेल्थ के लिए। तो इसमें अगर एक एग्जांपल मैंने पास्ट में आपको बताया था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे पहले स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉग जी को इंडिया में इनवाइट करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनका जो आपका इनविटेशन है या फिर उनका जो क्लियरेंस है उसमें 1 से 2 साल समय गवा दिए थे। इतना समय लगा था एक साइंटिस्ट को देश में बुलाने के लिए, जो हमारी देश की इकोनॉमी को बाद में काफ़ी ज़्यादा चेंज लेके आता है, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन लेके आता है, जिसके वजह से हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ड्रास्टिक चेंज लाना। तो ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पास्ट का, जो अभी भी कंटिन्यू होके रखा है। तो अभी इसका हिस्ट्री देखें तो प्री कॉलोनियल समय पे अगर देखें तो कॉलोनियल एरा में अगर देखें तो लिमिटेड आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, और जो भी डेवलपमेंट था जैसे आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था जिसको फॉर्म किया गया था, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फंडिंग हुआ था बाय ब्रिटिशर्स। तो क्यों हुआ था? ताकि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो जो भी रिसर्च हुई थी कॉलोनियल एरा में, प्री इंडिपेंडेंस एरा में, वो बस ब्रिटिशर्स को लाभ देने के लिए ही था। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में देखिए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जैसे CSIR हो, DRDO हो, इन सभी को ओवरहॉल किया गया था, ICMR हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके, फिर इसरो को गठन करना हो। लेकिन क्या देखा गया इसमें? गठन होने के बाद इनको जो फंडिंग चाहिए, जो प्रोक्योरमेंट चाहिए, उसमें काफ़ी डिले होने लगा। फिर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एरा में अगर देखें 1990s से के बाद, तो नो डाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो खुला,
जो एफडीआई है वो आने लगी। लेकिन इसमें भी क्या है, जो डोमेस्टिक रूल है, जो रेड टेप है, उसने काफ़ी हद तक इसको डिस्करेज किया। और जो गवर्नमेंट का फंडिंग है वो देख सकते हैं 0.8% या फिर 6.4, ऐसे दोनों ही डेटा मेंशन है। तो आपको ध्यान रखना है लमसम 1% से भी हमारा कम है। ओके। और रिसेंट समय पे देखें तो आपका कोविड-19 के का प्रॉब्लम के समय पे इसमें हम क्या है, आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें रोबस्टनेस दिखाई और समय रहते ही वैक्सीन को डेवलप कर लिया। लेकिन अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन देखें तो जो वैक्सीन नेशनलिज्म रहा बाय द डेवलप्ड नेशन कि वो वैक्सीन को शेयर नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही इसको देख रहे थे, फेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, सोशल वैल्यू की पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे थे। तो इसीलिए क्या है, जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनको अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना ज़रूरी है। तो बाकी जो चैलेंज है ऑलरेडी हमने देखा ही है, प्रोक्योरमेंट डिले है, क्रॉनिक अंडर फंडिंग है, काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव रूल्स है, ब्यूरोक्रेटिक एक इनर्शिया देखा जाता है। वीज़ा का जो अभी मैंने मेंशन किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के समय नॉर्मन बोरलॉग जी को इंडिया में लाने के लिए, उसमें भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। बाकी जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो रैपिड चेंज हो रही है। गवर्नमेंट अगर आपके प्रोक्योरमेंट में डिले करता है और लेट प्रोक्योरमेंट होता है तो वो टेक्नोलॉजी क्या होगा, आउटडेटेड हो जाएगा। ओके। बाकी जो टर्म्स है, ग्लोबल साउथ क्या है, जो डेवलपिंग नेशंस है, जो एक समय पे कॉलोनियल रूल के अधीन थी। रेड टेपिज्म क्या है, एक्सेसिव रेगुलेशन होना। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। जुगाड़ मेंटालिटी तो पता ही है कि आपके टेम्परेरी या फिर सस्ते में कैसे काम को निपटाया जाए, तो ये मेंटालिटी ग्लोबल साउथ में देखी जाती है इंक्लूडिंग इंडिया। प्रोक्योरमेंट साइकिल को अगर देखें तो हमारे देश में 3 साल से 3 to 18 मंथ लग जाता है। ओके। इसमें इससे भी ज़्यादा ही लगते हैं। नेक्स्ट साउथ साउथ कोऑपरेशन देखें तो जो डेवलपिंग नेशंस है उनके अंदर कोऑपरेशन करने की बात की गई है। बाकी लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से अगर देखें तो एक हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्रेमवर्क डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना होगा और उसके लिए जो टाइम बाउंड तरीके से काम करना है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म क्या, जो आपकी काफ़ी ज़रूरी है। ओके। फिर एक कलेक्टिवनेस लानी ज़रूरी है। अगर हम एक देश नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को तो ग्लोबल साउथ कोलैबोरेट हो सकता है और उससे क्या कर सकता है, आपका जो अपना खुद का हम साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी जब अचीव करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट होगा। हमारे देश में जो टैलेंटेड लोग हैं या फिर ग्लोबल साउथ के जो टैलेंटेड लोग हैं वो अपने देश में रिटेन हो जाएंगे, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। पॉलिटिकली देखें तो साउथ साउथ कोऑपरेशन को कर सकते हैं। लीगली देखें तो हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग, जॉइंट रिसर्च कर सकते हैं। एथिकली हम अगर देखें तो जो रिसर्च होगा उससे पब्लिक गुड जनरेट होगा और जो भी पब्लिक गुड होता है उसको पब्लिक के लिए ओपन रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर इंटरनेशनली देखें तो एक नॉर्थ साउथ कोलैबोरेशन भी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है और नॉर्थ के जो देश है उनको एक इनडिफरेंट जो एटीट्यूड रखते हैं, वो एपैथी रखते हैं, वो उनको हटाना होगा। इकोनॉमी में अगर देखें तो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या है, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट हम अचीव कर सकते हैं। बाकी वही सभी चीज़ें देखनी है, वे फॉरवर्ड में क्या करना है, आपका प्रोएक्टिवली एस्टैब्लिश करना है एमओयू को, क्रिएट करना है ग्लोबल साउथ रिसर्च वीजा बनाना है, फंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट लेने हैं ताकि कोलैबोरेट करके 2 4 10 देश क्या कर सके, रिसर्च फंडिंग को जुटा सके। नेशनल फैसिलिटीज़ को भी डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। प्रोक्योरमेंट को सिंप्लीफाई करना है, ग्रांट देना है और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंडिंग है उसको बढ़ाना है। ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। एक मॉडल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। और ध्यान रखिएगा इसके बाद जो ये आर्टिकल है ये मैंने कई बार आपको ऑलरेडी समझाया है, तो अभी ये फिर से आया है तो इससे आपको रिविजन हो जाएगा। तो इसमें मैंने कई बार आपको स्लेंडा लॉ के बारे में समझाया, फिर एटॉमिक एनर्जी एक्ट के बारे में समझाया। तो इसके ऊपर अभी क्या है, चेंजेस आने के लिए डेलिबरेशन हो रही है। तो इसीलिए क्या है, ये भी जो रिसेंट एपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें आपका न्यूक्लियर के बारे में पूछ लिया था कि न्यूक्लियर डिजास्टर, फुकुशिमा डिजास्टर कब हुआ था, चर्नोबिल डिजास्टर कब हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था। तो अभी सीधा सीधा इस बिल से तो नहीं पूछा, लेकिन ये न्यूज़ जब चर्चे में थी तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट चीज़ों को पूछ लिया गया, क्योंकि जो चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है सिलेंडर लॉ में
वो क्या कर सकती है, इन फ्यूचर अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उसका जो लाइबिलिटी है वो जो सप्लायर है उसके ऊपर कम कर दिया जाएगा। तो उससे क्या रिप्रकशंस आ सकता है देश पे, पॉपुलेशन में, तो वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहती है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है।